आज अगर कांग्रेस को लगता है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मैं मानता हूं कि सोनिया गांधी को सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार में, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाऊं कि जब कांग्रेस के राज में हमने क्या खोया है। अक्साई चीन हमने 1962 में खोया, काराकोरम पास हमने 1963 में खोया, टिया पैंगॉन्ग हमने 2008 में खोया, तब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जब वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन कर रही थी, तब हमने खोया। 2009 में हमने डूम चैली को खोया, 2012 में हमने डेमजोक को खोया और 2013 में हमने राकीनूला को खोया। और उस वक्त के जो प्रधानमंत्री, जो रोबोट प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि चीन के साथ जो बॉर्डर के मामले हैं हमें उसमें उसको तूल नहीं देना चाहिए। तो ऐसी सरकार जिसने 10 वर्ष तक देश को अंधेरे में रखा, कि हमने लद्दाख के सांसद हैं, जो बहुत युवा सांसद हैं, उन्होंने बताया है बड़े विस्तृत तरीके से, आप उनका ट्वीट भी चलाएं, मैं आपको देश की जनता इस चीज़ को जाने कि कैसे कांग्रेस के नेतृत्व में हमने सिर्फ और सिर्फ जो है मात खाई है, और हमने हर लेवल पे मात खाई है। वायुसेना के एक बहुत बड़े ऑफिसर का एक इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमने सरकार से बहुत बार इसके बारे में बोला कि हमें ये दौलत बाग ओल्डी जो हवाई पट्टी है वो हमें ऑपरेशनल करने की इजाज़त दी जाए, और सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। सरकार ने उनको अलाउ नहीं किया, और उन्होंने अपने डिसीजन में, सरकार के अलाउ ना करते हुए भी, उन्होंने उसको ऑपरेशनल बनाने की उन्होंने अपने प्रयास किए। तो आप सोचिए कि कैसे देश की सेना के हाथ बंधे हुए थे, और आज प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में बोला है, और देश की सेना को खुली छूट दे दी गई है कि जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हैं आप उसको कीजिए। और देश के प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अब वो आगे का रोड मैप देश के सामने रखेंगे, क्योंकि आज हमने कभी भी वॉर के लिए, कभी भी हमने, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, क्योंकि चीन ने हमेशा ही हमारे सहिष्णु होने का फायदा उठाया है। आप इतिहास से उठाकर देख लीजिए, जो 1954 में पंचशील का जो करार हुआ था, चाहे वो 1990 में शांति समझौते हुए, चाहे 1993 में बहुत सारे समझौते हुए, तो उसका नुकसान हमें ही हुआ है। सर, गलवान घाटी में जो हुआ वो सभी ने देखा, और उसी को लेकर आज सोनिया गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही हैं और कह रही हैं कि जो भी गलवान घाटी में हुआ उसका सटीक ब्यौरा पीएम नरेंद्र मोदी सबको दें, और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में भी जानकारी दें। तो सर, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात यह है कि जहाँ मायावती जो विपक्ष की नेता है, वो एक तरफ सरकार को सपोर्ट कर रही है, कह रही है कि यहाँ चाइना से अगर लड़ाई है तो हम एकजुट, भारत सारा एक साथ खड़ा है, राजनीति हम बाद में कर लेंगे, पर यहाँ पर भी कांग्रेस को राजनीति दिख रही है। आचार्य चाणक्य की मैं उस बात को आज की इस वार्ता में याद करना चाहता हूं कि आज जब हम एक युद्ध के मुहान पर खड़े हैं, और इस वक्त देश के राजनीतिक लोगों का जो चाल चेहरा और चरित्र, वो क्या होना चाहिए और वो क्या है, तो इससे समझ आता है कि देश के हित में कौन खड़ा है और देश के विरोध में कौन खड़ा है। जो भी गलवान घाटी में हो रहा है, देश की सेना हमें ब्रीफ कर रही है। जो हुआ, जैसे कल से खबरें आ रही हैं, पहले ये बताया गया कि हमारे 3 जवान शहीद हुए, उसके बाद सेना का अपडेट आया कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। तो भारत की सेना विश्व की एक बहुत ही बड़ी प्रोफेशनल सेना है, जो मानवाधिकार के नियमों का पालन करती है। और खबरों में ये आ रहा है कि चाइना के लगभग 50 हेलीकॉप्टर जो है वो चक्कर काट चुके हैं अपने मरे हुए सैनिकों के शव उठाने के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस तरफ कितनी क्षति हुई होगी। परंतु आज एक ऐसी आपदा, जहां विश्व कोरोना वायरस की आपदा को झेल रहा है, और हम एक तरफ पाकिस्तान रूपी कोरोना को झेल रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना को झेल रहे हैं, और तीसरी तरफ देश के अंदर जो घुन की तरह, दीमक की तरह इस देश को चाटने में लगे हुए हैं कुछ ऐसे बुद्धिजीवी पत्रकार, ऐसे बुद्धिजीवी सोशलिस्ट और ऐसे राजनीतिज्ञ लोगों की असंवेदनशीलता का शिकार हो रहे हैं। जो एंटोनियो मोनियो कांग्रेस है, और जो उनके लोगों को जो फैक्ट चाहिए वो भारत की सेना पूरे देश को बता रही है। और रही बात प्रधानमंत्री की
और प्रधानमंत्री ने आज कैसे सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक में उन्होंने एक सीधा संदेश दिया है कि हम देश की संप्रभुता के लिए हम 1 इंच के लिए भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं हम उसका बदला लेके रहेंगे, उनकी शहादत जो है बेकार नहीं जाएगी। तो सोनिया गांधी जी, आज आपको इतना देश प्रेम उमड़ के आ रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं कि 2008 जब श्रीमती सोनिया गांधी जी स्वयं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा थीं, उन्होंने उस वक्त चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया था, एक राजनीतिक करार साइन किया था। और हम तब से लेकर आज तक हुए तमाम एक्टिविटीज को अगर हम जोड़ के देखें तो आज ये समझ आता है कि आप देश हित में थे या आप देश विरोध में थे। आप एक तरफ चाइना की कम्युनिस्ट रूलिंग पार्टी के साथ एमओयू साइन करते रहे और 2014 तक तमाम जगह जो है चाइना ने घुसपैठ की और हमारी बहुत सारी जगहों को अपने कब्जे में ले लिया। तत्कालीन रोबोट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने मीडिया में बयान दिया कि हम जो है चाइना के साथ जो बॉर्डर के मामले हैं उनको तूल नहीं देना चाहते। उस वक्त इस देश का मीडिया और इस देश के तथाकथित राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी मुंह में दही और आंखों में काली पट्टी बांधकर सो गए थे। और एक तरफ जहां पे कांग्रेस का नेतृत्व चाइना के साथ गलबैयां कर रहा था, दूसरी तरफ चाइना का नेतृत्व स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से पूरे भारत को बांग्लादेश, श्रीलंका, सेशल्स, मलेशिया हर जगह से घेरने पे लगा हुआ था। 2014 में जब इस देश की सत्ता नरेंद्र मोदी ने संभाली, तब उन्होंने पिछली सरकार की हुई सभी कारस्तानियों को, सभी गलतियों को उन्होंने सुधारने का प्रयास किया। प्रयास करते करते जब उन्होंने चाइना को वहीं पे हिट किया जहां पे उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, तो चाइना ने जाके डोकलाम में स्टैंड ऑफ किया, जहां एक तरफ भारतीय सेना 73 दिन तक जो है डोकलाम में चीन की सेना के सामने आंखों में आंख डाल के बैठी थी और भारत का नेतृत्व जो है उनके साथ बात कर रहा था कि ये जो आप कर रहे हैं ये एक डेस्परेशन में कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन के जासूस के रूप में इस देश के कुछ राजनेता चुपचाप परिवार सहित उनके साथ जो है खोज कर रहे थे। तमाम मीडिया की खबरें हैं, मैं चाहता हूं आप अपनी स्क्रीन पर वो चलाएं ताकि इस देश के लोगों को पता लगे कि कैसे कैलाश मानसरोवर की आड़ में जाके आप लोग चीन के नेताओं से नेपाल में मिलते हैं और उसके बाद यहां देश की सरकार पे उंगली उठाते हैं। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा परिवार, एक ऐसी पार्टी जिसने इस देश में लगभग 6 दशक से ज्यादा राज किया और आज जब देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात आती है तो वो चीन की भाषा बोलने से गुरेज नहीं करता। परंतु इस देश की 130 करोड़ जनता आप लोगों के वक्तव्य, आप लोगों के खोखले राष्ट्रवाद को देख रही है और पूरी देश की जनता इस वक्त देश के प्रधानमंत्री और देश की जो सेना है उसके पीछे मजबूती के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है, कांग्रेस ये कहती है कि अगर हालात नहीं संभाले जा रहे तो पीएम नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। कैसे 2019 के चुनावों में कैसे चीन भारत के लोकसभा चुनावों में इंटरफेयर करना चाहता था, चीन का एक बड़ा धड़ा जो भारत में जो है एक लॉबी चलाता है अपनी, वो कैसे ममता बनर्जी को जो है एक इन केस की अगर भारतीय कांग्रेस अगर पावर में नहीं आ सकती, वो इतनी क्षीण हो चुकी है, तो वो चाइना की एक इन्वेस्टमेंट लॉबी चाहती थी कि देश के अंदर ममता बनर्जी जैसे नेता को जो है प्रोजेक्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें देश की जनता समझ रही है, देख रही है। अगर कांग्रेस को लगता है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मैं मानता हूं कि सोनिया गांधी को सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाऊं कि जब कांग्रेस के राज में हमने क्या खोया है। अक्साई चीन हमने 1962 में खोया, काराकोरम पास हमने 1963 में खोया, टिया पैंगॉन्ग हमने 2008 में खोया। तब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जब वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन कर रही थी, तब हमने खोया। 2009 में हमने डूम चैली को खोया, 2012 में हमने डेमजोक को खोया और 2013 में हमने राकीनूला को खोया। और उस वक्त के जो प्रधानमंत्री, जो रोबोट प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि चीन के साथ जो बॉर्डर के मामले हैं हमें उसको तूल नहीं देना चाहिए। तो ऐसी सरकार जिसने 10 वर्ष तक देश को अंधेरे में रखा कि हमने
लद्दाख के सांसद हैं, जो बहुत युवा सांसद हैं, उन्होंने बताया है बड़े विस्तृत तरीके से। आप उनका ट्वीट भी चलाएं, मैं आपको देश की जनता इस चीज़ को जाने कि कैसे कांग्रेस के नेतृत्व में हमने सिर्फ और सिर्फ जो है मात खाई है, और हमने हर लेवल पे मात खाई है। और आज मैं आपको एक विस्तृत विश्लेषण करके बताना चाहता हूं कि ये जो चीन का जो ये इतना ज़्यादा एग्रेशन है, ये है क्यों। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा रणस्थल, और उसी के पास हमारा जो एक एयरपोर्ट है जो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दौलत बाग ओल्डी। नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद उसको पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया, और वहाँ पर हमने C-17 हरक्यूलिस जैसे भारी भरकम हमने मालवाहक जो जहाज उतार दिए। अब ये चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो चीन अपना जो एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो चला रहा है, वन बेल्ट वन रोड, वो बहुत हद तक सियाचिन के नज़दीक से होकर गुजरता है। अब जैसे भारत सरकार सियाचिन के क्षेत्र में उस क्षेत्र में हम लोग जो है पिछले 5 सालों में हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजिक सड़कें बनाई हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में, अटल बिहारी जी की सरकार में जब वो देश के रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने देश को बताया कि कैसे जो ये पूरा का पूरा लद्दाख का एरिया है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग एक स्ट्रैटेजिक हाइट में हैं जो हमें एक अपर एज देता है। और वो चाहते थे कि इस एज में लगभग 60 से 70 ऐसी स्ट्रैटेजिक सड़कें बननी चाहिए जिस पे हम हैवी मशीनरी, तोप, बख्तरबंद गाड़ियाँ और अपने सेना की मूवमेंट इजीली कर सकें। और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे वो सड़कें थी नहीं, और हमने लगभग 70 से 75% कंस्ट्रक्शन पिछले 5 साल में पूरा किया है। अब समस्या कहाँ है और डेस्परेशन क्यों है चाइना की। वहाँ पे एक नदी है, श्योक नदी। जो रोड हम बना रहे हैं, जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी देश की संस्था है जो बॉर्डर्स के स्ट्रैटेजिक एरियाज पे सड़कें बनाती है, तो वो एक डारबुक श्योक रोड बना रही है जो लगभग 250 किलोमीटर की है, जो दौलत बाग ओल्डी को जोड़ती है। और दौलत बाग ओल्डी को जोड़ने वाले इस रोड में पहले क्या था कि जो ये श्योक नदी थी, इसके ऊपर एक टेम्परेरी पुल था, तो उसके ऊपर जो है जो हैवी मशीनरी आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट करना वो बड़ा मुश्किल था। तो सरकार ने क्या किया, वहाँ एक बहुत ही हैवी और बहुत पक्का जो है पुल तैयार कर दिया। तो अब जो है आर्मी की जो मूवमेंट है वो आसान हो गई। तो जो ये ग्वालांग घाटी है, ये लगभग उससे 9 किलोमीटर दूर, उस हाईवे से 9 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इसी BRO ने एक जो है बाईपास के रूप में ग्वालांग घाटी को जोड़ने का एक नया हाईवे तैयार कर दिया। तो जो पहले हम भारतीय सेना को ग्वालांग घाटी तक किसी इमरजेंसी की स्थिति में पहुंचाने के लिए 8 घंटे लगते थे, अब वो दूरी इस रोड के बनाने से 35 मिनट तक सिमट के रह गई। तो अब चीन की डेस्परेशन ये है कि ग्वालांग घाटी पर इंडियन आर्मी की मूवमेंट और उनकी एक्सेसिबिलिटी कितनी ईजी हो गई, और दूसरी तरफ सियाचिन का जो एरिया है और जो दौलत बाग ओल्डी है, कितने डेस्परेटली जो है इंडियन आर्मी की जो वहाँ पे मूवमेंट्स हो रही हैं, और हमारे लिए एक चेक पॉइंट इंडिया ने तैयार कर दिया है। तो वो सारी जो डेवलपमेंट है, उसके चलते ये चीन की ये डेस्परेशन थी, और उसके चलते उन्होंने, देखिए हमें एक चीज़ समझना होगा कि जब तक हम कोई खेल नहीं खेलेंगे तब तक हार जीत तय नहीं होगी। तो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने इस क्षेत्र के, इस सामरिक क्षेत्र के सुरक्षा के लिए इन्होंने कभी सीरियसली कदम नहीं उठाए, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले एक वायुसेना के एक बहुत बड़े ऑफिसर का एक इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमने सरकार से बहुत बार इसके बारे में बोला कि हमें ये दौलत बाग ओल्डी जो हवाई पट्टी है वो हमें ऑपरेशनल करने की इजाज़त दी जाए, और सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। सरकार ने उनको अलाउ नहीं किया, और उन्होंने अपने डिसीजन में सरकार के अलाउ ना करते हुए भी उन्होंने उसको ऑपरेशनल बनाने की उन्होंने अपने प्रयास किए। तो आप सोचिए कि कैसे देश की सेना के हाथ बंधे हुए थे, और आज प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में बोला है और देश की सेना को खुली छूट दे दी गई है कि जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हैं आप उसको कीजिए। और देश के प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अब वो आगे का रोड मैप देश के सामने रखेंगे, क्योंकि आज हमने कभी भी वॉर के लिए कभी भी हमने, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, क्योंकि
चीन ने हमेशा ही हमारे सहिष्णु होने का फायदा उठाया है। आप इतिहास से उठाकर देख लीजिए, जो 1954 में पंचशील का जो करार हुआ था, चाहे वो 1990 में शांति समझौते हुए, चाहे 1993 में बहुत सारे समझौते हुए, तो उसका नुकसान हमें ही हुआ है। ये सारे के सारे समझौते हमेशा चीन के फायदे में हुए हैं। सर आज भी चीन ये कह रहा है कि गलवान घाटी हमारी है और जो भी जितने भी जवान उनके मारे गए उनके बारे में भी संख्या बताने को तैयार नहीं है। संख्या बताएंगे कैसे, क्योंकि संख्या बताने के लिए नहीं है। एक तो उनके देश के अंदर कोरोना से लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो रही है। अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बीजिंग जैसे बड़े शहरों में अस्पताल पट गए हैं, वहाँ पे अस्पताल के अंदर कोरोना के मरीजों को रखने की जगह नहीं है। तो अब ये चीन की हमेशा से नीति रही है, चाहे वो 1961-62 की लड़ाई हो, उस वक्त चीन भारत के साथ लड़ाई का कोई ऐसा मुद्दा था नहीं। क्या था कि चीन के अंदर, देश के अंदर एक